स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी वीर गाथा। इतिहास में दर्ज कुछ नाम हमेशा लोगों की जुबां पर रहते हैं। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। परंतु इस महागाथा में कई ऐसे अनाम योद्धा भी थे जिन्होंने गुमनामी में रहकर आज़ादी की मशाल जलाई। यह कहानी है ऐसे ही एक योद्धा की, रणवीर सिंह ठाकुर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ सागर का एक साहसी किसान जिसने अपने जीवन की आहुति दी, लेकिन नाम इतिहास की किताबों में नहीं आया। बरुआ सागर में खास बात थी, वो क्रांति की खुशबू से भीगी हुई ज़मीन थी। रणवीर सिंह ठाकुर का जन्म 1895 में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अत्याचार के खिलाफ बोलना सीखा। उनकी माँ गोमती देवी उसे वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की, तात्या टोपे की। बचपन से ही रणवीर का हृदय जलता था अंग्रेज़ों की गुलामी देखकर। 1913 में जब रणवीर 18 वर्ष का हुआ, तब ब्रिटिश सेना ने गांव में जबरन कर वसूली शुरू की। किसानों से अनाज, पशु और मेहनत छीन ली जाती। एक दिन उसके पिता की मृत्यु अंग्रेज सिपाही की लाठी से हो गई। उस रात रणवीर ने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। अब आज़ादी तक चैन नहीं लेना। उसने गांव के नौजवानों को एकत्र करना शुरू किया। रात को जंगलों में बैठकें होती और दिन में वो सामान्य किसान की तरह खेत जोता करते थे। धीरे धीरे उसके संगठन का नाम पड़ा माटी के सपूत। 1918 में अंग्रेज़ों ने गांव के पास एक नया सैन्य अड्डा बनाना शुरू किया। इसके लिए किसानों की ज़मीन छीनी जा रही थी। रणवीर ने इसका जोरदार विरोध किया। एक रात उसने और उसके साथियों ने उस निर्माण स्थल को आग लगा दी। यह उनकी पहली खुली बगावत थी। ब्रिटिश सरकार चौंक उठी। रणवीर को पकड़ने के लिए 100 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई, लेकिन गांव वालों ने उसे छिपा लिया। अंग्रेज़ों ने इनाम रखा कि जो रणवीर ठाकुर को जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 1920 में रणवीर को एक विश्वासघाती ने पकड़वा दिया। उसे जबलपुर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसने विद्रोह बंद नहीं किया। जेल में बंद कैदियों को पढ़ाना, देशभक्ति के गीत गाना और गुप्त संदेश बाहर भेजना, ये उसका नया युद्ध क्षेत्र बन गया था। वहीं उसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की गूंज सुनी। जेल में रहते हुए उसने भी आंदोलन को समर्थन किया। खाने से इनकार कर दिया। हाथ से काते हुए खादी के वस्त्र बनाए गए और वह उसी को पहनते थे। 1923 में 3 साल की कैद के बाद रणवीर छूटा। अब वो पहले से अधिक दृढ़ निश्चयी था। उसने अपना संगठन माटी के सपूत दोबारा खड़ा किया और इस बार उसका विस्तार बुंदेलखंड के अन्य गांवों तक हो गया। वो जब जंगलों में रहकर छापामार युद्ध की रणनीति अपनाने लगा। अंग्रेज़ों की फौज, खजाना और साजो सामान को लूटकर वो गांव के गरीबों में बांटता। लोग उसे बुंदेलखंड का रॉबिन हुड कहने लगे। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान रणवीर की मुलाकात अहमदाबाद में गांधी जी से हुई। गांधी जी ने रणवीर की हिंसक पद्धति को नकारा, लेकिन उसकी देशभक्ति की सराहना की। रणवीर ने वादा किया कि अब से वह अपने संगठन को अहिंसात्मक मार्ग पर चलाएगा। इस निर्णय से कई साथी नाराज हुए, लेकिन रणवीर अडिग रहा। उसने सत्याग्रहियों के लिए खादी केंद्र शुरू किया और गांव-गांव जाकर भाषण देने लगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रणवीर फिर से अग्रिम पंक्ति में था। इस बार उसकी उम्र 47 वर्ष थी, लेकिन हौसला 20 साल के जवान जैसा था। बड़ा गांव के रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराते समय अंग्रेज़ों की गोली उसका सीना चीर गई। आखिरी शब्द थे उसके, अब देश ज़्यादा दूर नहीं, आज़ाद होगा, ज़रूर होगा।
1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, बरुआ सागर में एक चुप्पी थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने रणवीर की समाधि पर जाकर दीप जलाया। गांव वालों ने आज़ादी का जश्न उसी जगह मनाया जहां रणवीर का खून गिरा था। लेकिन इतिहास की किताबों में रणवीर ठाकुर का नाम नहीं आया। कोई स्मारक नहीं, कोई चित्र नहीं, बस बरुआ सागर की हवाओं में उसका नाम आज भी गूंजता है। ये कहानी है रणवीर ठाकुर की, लेकिन असल में ये उन हज़ारों गुमनाम नायकों की कहानी है जो इतिहास की किताबों में जगह नहीं पा सके, जिनका बलिदान हमारी आज़ादी की नींव बना। हमें ज़रूरत है ऐसे नामों को फिर से जिंदा करने की, उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की, तभी सच्चे अर्थों में आज़ादी का आदर होगा। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? और आप मेरे चैनल @प्रांजल एसोसिएट 3027 को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो तो उसको सुधारने का एक अवसर देते हुए कमेंट भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।